हेलो एवरीवन, आप सभी का IBTS में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। आज का जो हम बात करेंगे दैट इज़ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। आपका जो UGC नेट अगर सेकंड पेपर है, मतलब इकोनॉमी आपका सेकंड पेपर है, तो इसमें जो यूनिट है स्टैटिस्टिक्स, उसमें ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लेक्चर में सारा कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं A to Z मैं आपको बताऊँगी स्टूडेंट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत ज़्यादा फैक्ट जो है उससे रिलेट करके बताऊंगी। तो कभी भी आपके UGC नेट का जो पेपर है वो अनाउंस हो सकता है, तो तैयारी करना स्टार्ट करते। आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन चंडीगढ़ सेक्टर 34 में हमारा ब्रांच है, वहाँ पे आके यहाँ पर पूरी IBTS की टीम आपकी हेल्प करेगी और हम यहाँ पर तैयारी कराते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन रिग्रेशन। यस, और PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन आते ही मतलब ये जो टॉपिक आता है क्या समझ आता है, तो कभी भी आपसे कोई भी पूछे कोरिलेशन का बेसिक जो है मीनिंग बताओ, तो कोरिलेशन स्टूडेंट रिलेशनशिप बताता है। ओके, रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। इकोनॉमी में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन बताता है, चाहे दो हो चाहे मोर वेरिएबल हो, उसमें रिलेशन बताता है। कितना रिलेशन, किसका किस पे इफेक्ट हो रहा है ये नहीं बताएगा, सिर्फ रिलेशन बताएगा। या तो पॉजिटिव बताएगा या तो नेगेटिव बताएगा या फिर कुछ भी रिलेशन नहीं है। ओके, तो ये बताता है आपको। जैसे कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस है, या कंजम्पशन इनकम पे जो बीच में है वो डिफरेंस क्या है, ये आपको बताता है। दैट इज कोरिलेशन। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ कोरिलेशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, तो देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। अगर दो जो वेरिएबल है उसमें जो रिलेशन है, या दोनों मतलब कि सेम, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, या पहला वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स सेम डायरेक्शन से दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर यहीं पर क्या होगा, अपोजिट, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, या एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन है स्टूडेंट, तो यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, तो ये चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टार्ट्स में तो इम्पॉर्टेंट है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट, कोई भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इट मीन्स उसमें नेगेटिव रिलेशन है। ओके, कभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा इट मीन्स नेगेटिव रिलेशन है। कोई भी अपवर्ड स्लोपिंग होगा मीन्स वो पॉजिटिव रिलेशन है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर मान लीजिए इक्वेशन होता है, ओके, इक्वेशन होता है C इज इक्वल टू A प्लस BY। हमें पता है C स्टैंड फॉर यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, Y आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, A आपका ऑटोनॉमस वेरिएबल और B आपका स्लोप बताता है। ओके, स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट बताता है। तो अगर यहाँ पर देखें, तो अगर ये पॉजिटिव है इट मीन्स जो आपका इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। यहीं पे अगर नेगेटिव होता ना, माइनस साइन होता, तो इट मीन्स इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। तो ऐसे भी आप जान सकते हैं कि क्या दो रिलेशन के बीच में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, आपको हर एक तरीके से पता होना चाहिए। राइट, अब चलते हैं थ्योरी देखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, टाइप ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन है बट कौन कौन से टाइप ऑफ कोरिलेशन है, तो देखिएगा, पॉजिटिव मतलब कि मूव, दो वेरिएबल या मोर वेरिएबल के बीच में अगर सेम डायरेक्शन से मूव हो रहे हैं, इट मीन्स वन वेरिएबल राइज हो रहा है तो अदर भी राइज हो रहा है, वाइस वर्सा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। ओके, प्राइस और सप्लाई के बीच में
पेन और इनके बीच में जो है पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, नेगेटिव रिलेशन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, एक वेरिएबल राइज होगा तो अदर फॉल होगी, इस प्रकार से। तो ये नेगेटिव जो है कोरिलेशन है। यहाँ पर देखिएगा इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्राइस और डिमांड, नेगेटिव क्या है इसमें कोरिलेशन है। समझ आ रहा है? चलिए, तो ये सब चीज़ें याद रखते रहिएगा। अब देखिए लीनियर कोरिलेशन होता है या कर्वी लीनियर होता है या नॉन लीनियर के नाम से भी इसको जाना जाता है। लीनियर मतलब क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइन है। ओके, स्ट्रेट लाइन है। कर्वी लीनियर मतलब कि ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो याद रखिएगा। अब इसको देख के कुछ आपको याद आ रहा होगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कर्वी लीनियर होता है, इट मीन्स कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। यस स्टूडेंट, यही चीज़ वहाँ पर भी अप्लाई होता है, देखिएगा। तो लीनियर में जो होती हैं रेशो, ओके, जो कांस्टेंट रेशो से क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज। तो हमने पढ़ा था ना कि जो आपका आईसी होता है, आईसी अगर क्या हो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो आपका जो एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक्स और वाई, वो क्या होता है, 1 होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। हर उसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं एग्जाम्पल के तरीके से। अब थोड़ा और एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। इट मीन्स अगर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है 20% से और प्राइस हर टाइम क्या जो है राइज हो रहा है, कितना, 10% से, हर एक पॉइंट पर क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट स्लोप होगा। ये आपने ये चीज़ याद रखिएगा। कर्वी लीनियर मतलब कन्वेक्स टू द ओरिजिन, वो बोलते थे ना कॉन्टिन्यूस। इसका एमआरएस क्या होता है, फॉलिंग होता है। एमआरएस क्या होगी, फॉल इन एक्स और वाई। आईसी में हमने पढ़ा था ना ऑर्डिनल यूटिलिटी, उसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दो वेरिएबल के बीच में जो कांस्टेंट रेशो होता है वो नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग होती हैं। ओके, कन्वेक्स टू द ओरिजिन हमने पढ़ा। इट मीन्स अगर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो प्राइस राइज होगा एक पॉइंट पर 10% से, दूसरे पॉइंट पर 20% से। तो उसका स्लोप क्या होता है, वो चेंज होता है। समझ आ रहा है स्टूडेंट? लीनियर में आपका जो स्लोप होता है, जो रेशो होगा ना स्टूडेंट, वो सेम होता है। यहाँ पर रेशो क्या होती है, डिफरेंट होती है। और आईसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। अब देखेंगे सिंपल कोरिलेशन, मतलब कोई पंगा नहीं है। जब दो वेरिएबल के बीच में आप रिलेशनशिप देखते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। प्राइस और डिमांड, इनकम एंड कंजम्पशन के बीच में आप क्या देखते हैं, सिंपल कोरिलेशन, मतलब दो वेरिएबल के बीच में। पार्शियल कोरिलेशन, अब एग्जाम्पल सोचिए इसका, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। मीन्स हमें डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस पढ़ना है, अदर चीज़ कांस्टेंट, मतलब और सारी चीज़ों को हम ब्लर कर देते हैं और सिर्फ हम डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। और पूरी माइक्रो इकोनॉमी इसी पर बेस है। अगर हम और फैक्टर को लेंगे तो प्राइस का कितना असर हो रहा है डिमांड पर हमें पता नहीं चलेगा, इसीलिए अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं और अदर को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। सिट्रस पैरेबस बोलते हैं उसको, तो कांस्टेंट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में आप इसको रिलेट कर पाएंगे। मल्टीपल कोरिलेशन, यहाँ पर क्या होती है, एक का जो वेरिएबल है उसको मल्टीपल रिलेशंस के साथ करते हैं। इट मीन्स डिमांड को इफेक्ट करता है प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ओके, और बहुत सारी अदर चीज़, रिलेटेड प्राइस, ये सारी इफेक्ट करती है। और सबका हम जब स्टडी करते हैं, जिसको आप करते हैं डिमांड की डिटर्मिनेंट्स, उसको बोलते हैं मल्टी कोरिलेशन। लेकिन मल्टी कोरिलेशन में प्रॉब्लम हो जाती हैं। आपको इकोनोमेट्रिक्स में आप एक टर्म पढ़ते हो, दैट इज मल्टी कोलिनियरिटी। मतलब जब एक वेरिएबल होता है उसके बहुत सारे वेरिएबल के साथ उसका रिलेशन देखते हैं तो वो प्रॉब्लम अक्कर होती है, दैट इज मल्टी कोलिनियरिटी।
लिनियरिटी इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ते हो आप, राइट। तो ये है, तो इसीलिए पार्शियल कोरिलेशन। और जो हम ये कांस्टेंट करते हैं ना अदर, उसको हम इकोनोमेट्रिक्स में एरर टर्म्स बोल देते हैं। ओके, तो एरर टर्म्स, क्योंकि सिट्रस पैराबस और इकोनोमेट्रिक्स में उसका नाम है एरर टर्म्स। तो इस प्रकार से आप देखिए कैसे रिलेट होता है, आपका थ्योरी, आपका स्टैटिस्टिक्स मिला के ही क्या बनती है, इकोनोमेट्रिक्स बनती है, राइट। इस प्रकार से चलिए अब देखेंगे स्टूडेंट, या तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगी या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगी या जीरो कोरिलेशन। परफेक्ट होगा 1, मतलब कि 1 पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब सेम डायरेक्शन में। परफेक्ट है मतलब कि कोई दोहराई नहीं है, बस मतलब आपको डॉट्स। अब याद रखिएगा कोरिलेशन में ना आपको कोई लाइन बनाता नहीं है, डॉट्स मतलब पर्टिकुलर डॉट से आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन आप बोलेंगे एक ड्रॉ होगी लाइन, वो नहीं होती है। वो किसके केस में होती है, वो रिग्रेशन के केस में होती है। तो रिग्रेशन आपको बेस्ट लाइन फिट बताता है ना, तो लाइन आपको रिग्रेशन बताता, कोरिलेशन आपको लाइन नहीं बताता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जीरो मतलब कि दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तुम्हारा जो चेहरा है वो चांद जैसा है, कोई रिलेशन नहीं है चांद और तुम्हारे में, राइट। तो इस प्रकार से लेकिन हम बोलते हैं नेगेटिव मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन हो। तो ये याद रखिएगा। फिर और भी परफेक्ट और जो परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव तो होता ही है, लेकिन उसमें हाई कोरिलेशन भी होता है, फेयरली हाई को डिग्री होता है, मॉडरेट होता है, लो होता है, जीरो होती है, नो कोरिलेशन होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, इससे भी आपसे पूछ सकता है क्या है, डिग्री क्या है। तो ये भी डिग्री आपने याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चाहे आप मीन कर लीजिए, चाहे आप स्टैंडर्ड डेविएशन कर लीजिए, चाहे आप कोरिलेशन कर ले, चाहे आप रिग्रेशन, इसकी प्रॉपर्टीज आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ओके, इस प्रकार से तो पॉजिटिव ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या है। पहला है स्टूडेंट कि इसमें जो वेरिएबल मतलब जो वैल्यू लाई करती हैं वो +1 से -1 के बीच में वैल्यू लाई करती हैं। ओके, तो वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन जो कोफिशिएंट होते हैं, अभी कार्ल पियर्सन के बारे में पढ़ेंगे, तो -1 +1 मतलब कि इनकी वैल्यू +1 या -1 के बीच में ही लाई करेगी, ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। तो एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो एक बार, वैसे तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, तो जैसे ही अबव 1% हो या बिलो 1% हो, तो आपने क्या करना, उस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देना है पहले ही, ताकि आपका जो चांसेस होगा क्वेश्चन सही होने का, प्रोबेबिलिटी जो होगी वो सही होगी, राइट। तो इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच लाई करती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, याद रखिएगा। ये चेंज होता है ऑरिजन और स्केल। ऑरिजन का क्या वैल्यू है, जो ऑटोनॉमस होती है ना, वो ऑरिजन बताता है आपको। जो ये स्लोप होता है ना, जैसे कि BY दैट इज B इज स्लोप, तो ये आपको स्केल बताता है। स्केल मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड, और ऑरिजन मतलब होता है प्लस और माइनस। ओके, तो इट मीन्स अगर आप इनकी प्लेस को चेंज करेंगे, चेंज ऑफ ऑरिजन और स्केल मीन्स अगर इनकी प्लेस को आप चेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे आप 4 और 6 लिख लीजिए या फिर 6 और 4 लिख लीजिए, इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही बता रहा है। ओके, तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, चेंज ऑफ ऑरिजन एंड स्केल, राइट। चल नेक्स्ट देखेंगे, ये कोरिलेशन मेजर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू, लीनियर रिलेशनशिप बताता है वन और अदर वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, लीनियर। अब यहाँ पर दो वेरिएबल जब लेंगे स्टूडेंट्स को ध्यान से समझिएगा, अगर हम दो वेरिएबल लेंगे तो दोनों वेरिएबल एक समय पर या तो पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो यही है, सेम साइन होगा, राइट। मैं आपको ये डायरेक्शन नहीं बता रही हूँ, साइन की बात है। तो जब साइन होगा तो दोनों वेरिएबल का या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। ओके, तो
ये चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे जाके हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखेंगे, ये क्या होता है रिग्रेशन में, आपको बेहतर समझ आएगा। अब हम देखेंगे कोरिलेशन। अब इतने बार हम पढ़ रहे हैं तो कोरिलेशन का किस किस ने फॉर्मूला दिया, मतलब जो +1 और -1 के बीच में जो वैल्यू आती है वो किस फॉर्मूला से आता है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो कार्ल पियर्सन, वैसे इनका स्टैटिस्टिक्स में बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे फॉर्मूला इन्होंने दिया है, तो याद रखिएगा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन की बात करेंगे तो इन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड दिया है। क्वांटिटेटिव मतलब पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक कहाँ पढ़ते हैं आप, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ओके, तो वो होता है पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है, वो आपका जो काई स्क्वायर है, दैट इज नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक मतलब क्या होता है, कुछ हमारे पास डाटा है उसके बेस पर आप क्या अजम्पशंस बना रहे हो, थ्योरी बना रहे हो। नॉन पैरामेट्रिक मतलब हमें कुछ नहीं पता, और बेसिकली जो पैरामेट्रिक होता है वो क्वांटिटेटिव वैल्यूज आपको देती हैं, राइट, क्वांटिटेटिव मेजर्स आपको बताती हैं। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, जो आपको क्वालिटेटिव टर्म्स में बताता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट भी मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगी। तो देखिए कार्ल पियर्सन ने इसको दिया है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ वर्किंग आउट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका बेस्ट मेथड बोला गया है और ये डिनोट किया जाता है आर, मतलब कि कोरिलेशन को हम किस मतलब न्यूमेरिकल से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, राइट, ये है। अब कार्ल पियर्सन के ये सारे फॉर्मूला है जो इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। ये आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब हम ग्रेजुएशन और मास्टर करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर होता है एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता है, तो ये भारी भरकम जो है आपको नहीं दिया जाएगा निकालने के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी स्टूडेंट, जब स्टैटिस्टिक्स का देते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में बहुत, या तो आपको वैल्यू दे दिया जाएगा कि x है या सिग्मा x की वैल्यू है, उसको पुट करें एंड निकाल ले। अब ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज़ पे और फॉर्मूला पूछ लेता है, तो फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज़ पर बहुत ज़्यादा आपने एम्फेसाइज करना है, ध्यान देना है, राइट। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दे सकते हैं, दैन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब बोलोगे मैम कौन सा फॉर्मूला कब निकाले, तो याद रखिएगा वैल्यू कौन सा दिया हुआ है। अगर वैल्यू आपको कोवेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, तो आपने इस वैल्यू को, इस फॉर्मूला को पुट करना है और आपने सॉल्व कर देना है, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में जो है कौन सी वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन होगी उसको करेंगे। और ये है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने, मतलब आर की जो वैल्यू है इन सारे फॉर्मूला से निकाला जाता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। फिर आता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन मतलब कि दो इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, वैसे तो कोरिलेशन में बहुत सारे फॉर्मूला दिया है, लेकिन जो स्पीयरमैन और कार्ल पियर्सन का है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आ जाते हैं, तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। एक प्रोबेबल एरर भी होता है, तो ये होता है ये सारे। तो देखिए स्पीयरमैन कोरिलेशन बात करते हैं तो ये क्वालिटेटिव टर्म्स को बताता है, और ये नॉन पैरामेट्रिक्स है। नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर, राइट, ये रिलेट कर पा रहे हैं, वो होता है। तो यहाँ पर स्पीयरमैन कोरिलेशन नॉन पैरामेट्रिक आपको क्वालिटेटिव बताता है ये, राइट, क्वालिटेटिव। चलिए नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला भी मैंने बहुत टाइम, चाहे आप पीजीटी एग्जाम दे रहे हैं कि चाहे आप सेट दे रहे हैं या नेट दे रहे हैं, तो इसमें पूछ लेता है। और ज़्यादा ये डी व्हाट स्टैंड डी, मतलब डी का क्या मतलब है, तो डी का है डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ कोरिलेशन कोरस्पॉन्डिंग ऑफ वेरिएबल। सो रैंक बताता है डी आपको, तो ये इसका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट आ जाता है। और एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट, अब क्या होता है कि n और n स्क्वायर -1 ये आपने अभी पढ़ लिया। अब कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी दे देता है, तो याद रखिएगा किसी भी तरीके से आपको दे देगा तो एक ही चीज़ है, अगर ये लिख के दे या ये लिख दे, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है बस। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 है और 2 है तो 3 हो जाता है, -n होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जामिनर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पर अपनी थ्योरी को अप्लाई करना है, यानी कि आप वहाँ पर ब्लैंक हो जाओ, राइट। तो ये है, तो स्पीयरमैन कोरिलेशन का ये फॉर्मूला
फॉर्मूला है 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर माइनस 1 या फिर एन का क्यूब माइनस एन भी आपको दे सकता है और वैल्यू पुट करें आंसर निकल जाता है। तो यहाँ तक हमने कोरिलेशन के बारे में बात कर ली स्टूडेंट। अब चलते हैं रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? रिग्रेशन आपको बताता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। इट मीन्स आपके पास नॉन वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट है उसके बाद आप डिपेंडेंट की वैल्यू निकालते हो, मतलब अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो, प्रेडिक्ट करते हो। तो देखिए ये एक सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड है जहां पर एस्टिमेट किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो ये यूटिलाइज करता है। ओके, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ऐसे आपको बता दिए ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वेरिएबल दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल अननोन वेरिएबल निकालता है डिपेंडेंट वेरिएबल का। ओके, तो इस प्रकार से आपने याद रखना है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स। ओके, इस प्रकार से। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट x और y है तो इस प्रकार से लिखेंगे, और अगर y और x है तो y जो है बी वाई एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिग्रेशन कोरिलेशन के बिना नहीं निकल सकता। कोरिलेशन होगा तो ही आपके रिग्रेशन निकाल पाओगे, राइट। और मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ स्टूडेंट। तो इस प्रकार से देखिए, तो यहाँ पर देखिए y है a प्लस बी ओके, y नहीं, यहाँ सी लेंगे, एक मिनट रुकिए। तो c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। सी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो राइट हैंड साइड होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ए आपका ऑटोनोमस वेरिएबल होता है और बी आपका स्लोप इंटरसेप्ट होता है, राइट। ये है, तो यहाँ पर ये आपको पता है कि ये सी और वाई है, या फिर अगर मैं वाई इधर लिख दूँ ए प्लस बी सी लिख दूँ तो वाई क्या है यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ये एक्स बी एक्स वाई बी वाई एक्स के फॉर्म में आपको रिग्रेशन बताता है, और वो किससे निकलता है? कोरिलेशन से निकलता है, और भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर फॉर्मूला है, अगर बी एक्स वाई है तो इज इक्वल टू आर मतलब कोरिलेशन, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अब इसको याद रखिएगा। बी एक्स वाई है ना, तो वाई को हम नीचे ले जाएंगे। अगर बी वाई एक्स आ जाता है तो ये जो होगा नीचे जाएगा, तो ऐसे आप भूलेंगे नहीं। तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स हो जाएगा। तो ये याद रखिए, जो लास्ट में होता है वो नीचे आ जाता है, याद करने का, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला होते हैं स्टैट्स में ना, तो आप भूल जाते हो। तो थोड़ा सा आप रिलेट करोगे ना तो आपको याद होगा। और जब हम इंडेक्स नंबर में आपको कराऊंगी, एक फॉर्मूला को मैं आपको बता दूंगी, उसके बेसिस पे जितने भी इंडेक्स नंबर है उन सभी का फॉर्मूला आप अपने आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है। फिर से मैं वो आपको बताना चाहूंगी कि क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन का डिमांड जो होगा, अगर क्वेश्चन में कोफिशिएंट की वैल्यू या सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दिया होगा तो इसको पुट करे, आंसर निकाल दे, राइट। अगर से आपको क्वेश्चन में समीशन एक्स वाई या फिर समीशन वाई स्क्वायर होगा, तो इस प्रकार से जैसा क्वेश्चन होगा वैसे आप निकाल लीजिएगा। सारे फॉर्मूला आपके सामने है, इसको आपने करना है, ओके। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको मैं समझा दूंगी। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन। तो याद रखिएगा, कोरिलेशन आपको डिग्री बताता है कितना है एक जो वेरिएबल है अननोन जो है नोन डिपेंडेंट कितना डिपेंड है इंडिपेंडेंट पर, और इंडिपेंडेंट कितना है डिपेंड में, वो डिग्री कितना है, क्या है, राइट, कितना है। तो ये बताता है, उसको बोलते हैं कैजुअलिटी। कैजुअलिटी मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताता है। अभी डिफरेंस में भी आपको अच्छे से समझ आएगा। अब फर्स्ट जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है मींस आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ओके। ये है, इट मीन्स अगर आपको वैल्यू दिया हुआ है c इज इक्वल टू a प्लस बी 0.4, ओके 0.4, और c इज इक्वल टू b प्लस वाई, यहाँ पर भी अगर वैल्यू दिया हुआ है 6 तो ये हो जाता है b
b 0.5, तो इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना इस प्रकार से। मतलब कि यहाँ पर भी वैल्यू होगा और यहाँ पर भी वैल्यू होगी। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में देगा और निकाल लीजिएगा। और याद रखिएगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। ओके, और अगर एग्जामिनर, मतलब मैं आपको बताऊं कि यूजीसी नेट में कैसे देते हैं, तो बी एक्स वाई की वैल्यू देते हैं, एक्स की वैल्यू, या बी वाई एक्स की वैल्यू दे देते हैं। ओके, ये है। तो अगर ये दिया है आपको 0.2 और ये दिया है 0.8, तो इट मीन्स क्या हो गया, 0.16 हो गया। तो ये ऐसे करके आपने निकाल लेना है। ओके, और इसका स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको याद करिएगा। इसको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। फिर जैसे मैंने आपको कोरिलेशन में बोला ना कि दोनों की जो वैल्यू होती है ना वेरिएबल, वो तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ओके, ये है। तो इसमें यही बोला गया है बस कि साइन जो होंगे ना सेम होंगे, राइट, ये है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर वैल्यू है, सॉल्व करके भी दिया हुआ है, बी एक्स वाई 1.2 है, बी वाई एक्स 1.4 है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऐसे निकालेंगे, निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखिए ये वैल्यू क्या हो गया, 1.29 से ज़्यादा, इसीलिए ये नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल होगा। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, तो उसको तरीका, क्वेश्चन करने का तरीका भी मैं बताऊंगी। अब देखिए यहीं पर इसने क्या दिया, बी एक्स वाई 0.2 दिया हुआ है, बी वाई एक्स 0.8 दिया हुआ है, तो 0.4 है। इट मीन्स ये वैल्यू लाई हो सकता है क्योंकि ये लेस देन 1 है, राइट, ये है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट 6 जो पॉइंट है इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोरिलेशन होता है वो इंडिपेंडेंट ओरिजिन और स्केल होता है, लेकिन रिग्रेशन जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है बट नॉट स्केल होता है। मतलब कि अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होती हैं वो चेंज होगी प्लस, लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन कोरिलेशन में सब में क्या है, चेंज हो रहा था। तो इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज़ है, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा है, थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करना पड़ूंगी। इसमें क्या था, ओरिजिन और स्केल दोनों क्या थे, चेंज हो रहे थे, इंडिपेंडेंट थे। वहाँ पर ओरिजिन तो इंडिपेंडेंट है बट स्केल नहीं है। तो इस प्रकार से है। तो कोरिलेशन देखिए यहाँ पर ना 4 प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन और आपको रिग्रेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और रिग्रेशन की ना ये जो है सेम है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। लेकिन कोरिलेशन क्या क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल, बोथ है। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा और क्वेश्चन बहुत आता है, राइट। तो इस प्रकार से नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज हमने देख लिया। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला आपका क्या था, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, राइट, ये है। या फिर बी एक्स वाई का फॉर्मूला निकालना और बी वाई एक्स का फॉर्मूला निकालना आ गया, जो कि आप कोरिलेशन लिखाएंगे। अब एक आता है कंसेप्ट, ये भी एनटीए का बहुत फेवरेट है स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताता है कोरिलेशन का स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर बोलते हैं, इज इक्वल टू होता है एक्सप्लेन वेरिएबल अपॉन टोटल वेरिएबल। इट मीन्स आपके पूरे मॉडल में मान लो 100% है तो कितना एक्सप्लेन कर रहा है। तो मान लीजिए अगर पॉइंट मान लीजिए कि आपका 3 है, राइट, 3 है, तो आप 3 को स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0.9 होगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या बता रहा है आपको कि कितना 9% एक्सप्लेन कर रहा है, कितना एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो 1% नहीं कर रहा है। और याद रखिएगा जितना वैल्यू मतलब 100 की तरफ जाएगी आर स्क्वायर की वैल्यू, उतना आपका मॉडल अच्छा है। जितना आर स्क्वायर कम वैल्यू होगी, जितना आप 100 से नीचे की तरफ जाओगे, उतना ही आपकी मॉडल जो है उसमें एक्यूरेसी
एक्यूरेसी नहीं है, वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जितना वो एक्सप्लेन करेगा उतना बेटर होगा। तो आर स्क्वायर कभी कभी फेल हो जाता है, तो उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स में आप पढ़ोगे एडजस्टेड आर स्क्वायर निकालते हैं ये सब। ओके, तो सूडो आर स्क्वायर निकालते हैं। तो इस प्रकार से तो आर स्क्वायर क्या बताता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अपॉन एक्सप्लेन वेरिएबल टोटल वेरिएबल। टोटल वेरिएबल मतलब कि आउट ऑफ 100 कितना एक्सप्लेन कर रहा है आपका मॉडल। जितना अच्छा एक्सप्लेन करेगा उतना अच्छा आपका मॉडल होगा। क्या एक्सप्लेन करेगा, हम नोन वेरिएबल पे अननोन वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर रहे थे तो वो करेगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन कर लिया हमने। अब चलते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में अंतर, मतलब कि है बहुत सारे स्टूडेंट को इसका मतलब नहीं पता होता है। तो देखिए, कोरिलेशन आपको बताता है कितना एसोसिएशन, क्या रिलेशन है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है या तो जीरो है, यही बताता है। लेकिन आपका रिग्रेशन बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द नोन वेरिएबल। नोन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, ओके, और आपको प्रिडिक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है। अब कोरिलेशन आपको बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, और रिग्रेशन बताता है हाउ वन वेरिएबल इफेक्ट, एक वेरिएबल कैसे दूसरे पर इफेक्ट है, दूसरा वेरिएबल कैसे इफेक्ट है। ओके, तो ये बताता है रिग्रेशन। कोरिलेशन कैजुअलिटी, कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता, वह रिग्रेशन बताता है। कोरिलेशन एक्स वाई इज द सेम एज वन बिटवीन। अच्छा, इसको समझिए। कोरिलेशन क्या होता है, बी एक्स मतलब एक्स वाई अगर करेंगे या वाई और एक्स करेंगे तो आपके ना वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अभी हम पढ़ के आए ना कि कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक्स वाई रिग्रेशन में करेंगे, फिर से करती हूँ, थोड़ा हौच-पौच हो गया। देखिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई या फिर वाई एक्स तो कोरिलेशन में ना इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम ही रहेगी। लेकिन रिग्रेशन में वैल्यू चेंज हो जाता है। अभी या फिर एक्स वाई करेंगे, वाई एक्स करेंगे तो रिग्रेशन में इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन कोरिलेशन में नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यही होता है। ओके, अब कोरिलेशन जो आपका रिग्रेशन लाइन बनता है वो किससे बनता है, कोरिलेशन से बनता है। ओके, तो कोरिलेशन की वैल्यू पे, ओके, कोरिलेशन की वैल्यू पर डिपेंड होता है रिग्रेशन लाइन। ओके, रिग्रेशन लाइन। तो इसी पर एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 होगी तो रिग्रेशन लाइन कौन सा बनेगा, रिग्रेशन लाइन कौन सा बनेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये सवाल आ चुका है। ओके, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कोरिलेशन आपको डिग्री और डायरेक्शन बताता है, और रिग्रेशन एक्सटेंट बताता है या एवरेज बताता है टू और मोर वेरिएबल के बीच में। ये आपको रिलेटिव मेजर इट इज़ अ रिलेटिव मेजर शोइंग द एसोसिएशन। एसोसिएशन कितना एसोसिएशन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, रिलेशन कैसा है। ये एब्सोल्यूट मेजर पूरा एग्जैक्ट नंबर बता देता है आपको, राइट। कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ओरिजिन और स्केल से इंडिपेंडेंट, मतलब कि इसकी पोजीशन को चेंज करोगे तो नंबर पर जो वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन रिग्रेशन में अगर इनकी चेंज करोगे तो ओरिजिन में तो नहीं चेंज होगा, लेकिन स्केल ओरिजिन में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्केल में चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ये है। तो देखें, कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसका अपने इंडिपेंडेंट मेजर है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है मेजर। रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नॉट इंडिपेंडेंट यूनिट। ओके, इसकी वैल्यू लाई होती है माइनस से +1, और इसकी हम निकालते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मीन्स बी वाई और x हो गया, बी वाई एक्स मतलब कि एक्स ऑन वाई हो गया, या फिर आपका क्या होगा, x इज इक्वल टू a प्लस वाई बी वाई। ओके, तो ये को क्या हो गया, बी एक्स एन वाई हो गया, राइट। ये हो जाता है। चले, ये फोरकास्ट नहीं कर सकते, कोरिलेशन से ना फोरकास्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन रिग्रेशन से प्रिडिक्ट कर सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ नोन वेरिएबल, अननोन वेरिएबल को क्या करते हो, प्रिडिक्ट करते हो। ये जीरो हो सकता है, लेकिन रिग्रेशन 0 नहीं हो सकता है। तो A to Z मैंने आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या है, कैसे है, A to Z बताया। इसके पर्सपेक्ट जो भी क्वेश्चंस होंगे इससे
से रिलेटेड मैं आपको लेके आऊँगी। अगर आप हमारे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यूजीसी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 बहुत कॉम्प्रीहेंसिव लेवल से कराया जाता है। और पास्ट जो है बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, मुझे ही बहुत टाइम हो गया, 5 साल हो गया है यूजीसी नेट कराते हुए। तो स्टूडेंट, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूरी तैयारी यहाँ पर गारंटी दिया जाएगा कि आपकी पूरी अच्छे से कॉम्प्रीहेंसिव से तैयारी कराई जाएगी। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, आपको स्क्रॉलिंग में नंबर दिख रहा है, वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।